नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। BSTV देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ विवेक पांडे और वक्त हो चला है 5 का पंच का, यानी कि दिन भर की 5 बड़ी खबरें लेकर एक बार फिर से हाजिर हैं आपके बीच। तो चलिए जानते हैं आज शाम 5 बजे की 5 बड़ी खबरें अब आ रही हैं आपके स्क्रीन पर। तो इसकी शुरुआत होगी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा दी गई छात्रों को एक बड़ी सौगात की। 7,900 छात्रों को आज स्कूटी और लैपटॉप की सौगात मिली और ये वो छात्र हैं जिन्होंने अपने ज्ञान का दक्ष बनाया, यानी कि बेहतर परफॉर्मेंस 12वीं में अपने जिले की सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस वाले ये वो छात्र हैं। और अब इससे होगा क्या, ये भी समझिए। इससे हौसला अफजाई होगी उन छात्रों की जो इस बार 12वीं बोर्ड पेपर देने वाले हैं। जाहिर सी बात है, इस तरह की तस्वीरों से उन छात्रों की हौसला अफजाई होती है, उत्साह भी बढ़ता है। इसके साथ ही साथ बात होगी छत्तीसगढ़ की बड़ी खबर के साथ। कांग्रेस ने आज घोषणा पत्र जारी किया है, इसमें 34 बिंदु हैं, लेकिन प्रदेश के मुखिया विष्णुदेव साय ये कह रहे हैं कि ये तो हमारे संकल्प पत्र की नकल मात्र है। अब ये क्या नकल है या कुछ और, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। इसके साथ ही साथ छत्तीसगढ़ में निकाय चुनाव की जंग लगातार जारी है। 11 तारीख को मतदान होना है, जिसके नतीजे 15 तारीख को आएंगे। और आज भारतीय जनता पार्टी, जो कि सत्तारूढ़ दल भी है, उसने एक थीम सॉन्ग लॉन्च किया है। इस थीम सॉन्ग में साय सरकार द्वारा तमाम विकास की योजनाओं को शामिल किया गया है और इसमें कुछ चुनिंदा लाइनों को भी समावेशित किया गया। इसके साथ ही साथ सौरभ शर्मा मामले को लेकर एक ताज़ा अपडेट आपको दे देते हैं। जेल में पूछताछ करने इस वक्त ईडी की टीम पहुंची। इससे पहले लोकायुक्त की टीम ने पूछताछ की थी। ईडी की टीम की पूछताछ सौरभ शर्मा से होगी। और इसके साथ ही साथ बाबा बागेश्वर यानी कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अब अपनी प्रतिक्रिया पर फिर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। आपको याद होगा, कुंभ में मची भगदड़ पर बाबा बागेश्वर ने कहा था कि जो लोग मरे हैं वो सीधा मोक्ष को प्राप्त हुए हैं, जिस पर सोशल मीडिया पर बयानबाजी भी चली थी, काफी लंबी बहस भी चली थी। अब बाबा कह रहे हैं कि मेरी बात के छोटे से अंश को काटकर एडिट करके ही चलाया गया है। मैंने इस विषय में जो पूरी बात कही थी वो नहीं चलाई गई, वो नहीं बताया गया। तो ये है शाम 5 बजे की 5 बड़ी खबरें इस वक्त आपके स्क्रीन पर। और चलिए अब खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में आज एक खास कार्यक्रम आयोजित हुआ और इसका लाभ मिला है 7,500 से ज्यादा छात्रों को। और ये छात्र कोई आम छात्र नहीं है, ये प्रदेश की प्रतिभा हैं। जी हाँ, सर्वश्रेष्ठ प्रतिभा हैं, क्योंकि ये टॉपर्स हैं। ये 12वीं के टॉपर्स हैं जो अपने जिले, अपने तालुका का नाम रोशन कर चुके। 2 अलग अलग तस्वीरें इस वक्त आपके स्क्रीन पर। एक मंच की तस्वीर आप देख रहे हैं और दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, ये वो छात्राएं हैं जिन्हें टॉपर्स का तमगा हासिल है और टॉप होने के बाद प्रदेश सरकार ने इन्हें ये स्कूटी दी है। और स्कूटी की राइड मुख्यमंत्री ने भी ली। मुख्यमंत्री ने यहाँ पर यह भी कहा कि सिर्फ टॉपर्स का भाव ही नहीं आना चाहिए, नैतिकता का भाव भी आना चाहिए। सुनवाते हैं आपको मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की खास बातें। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि 12 लोग आए और 12 के 12 में से 12 प्रकार के विभाग उनने अलग अलग बताए। कोई ने मिक्स नहीं किया एक साथ। किसी ने कहा कि मैं IAS अधिकारी बनूंगा, किसी ने कहा मैं IPS बनूंगा, किसी ने कहा मैं जज बनूंगा, किसी ने कहा मैं इनकम टैक्स का इंस्पेक्टर बनूंगा। लेकिन मैं उम्मीद कर रहा था कोई ये तो बोले कि नेता बनूंगा। काम तो कठिन है, मंच पे ऊपर बैठ के तो कठिन बोलना ही पड़ेगा। हमारी सरकार ने कई प्रकार के प्रयोग चालू किए हैं और कई प्रकार की योजनाओं को लेकर हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। खास करके मेधावी विद्यार्थियों को लेकर के स्कूटी का जो हमारी सरकार का निर्णय रहा है, ऐसे में सभी बच्चों को देने का आज क्रम था। मैं स्कूल शिक्षा विभाग और हमारे ट्राइबल मंत्रालय के मंत्री माननीय विजय शाह जी और हमारे उदय प्रताप सिंह जी, दोनों माननीय विधायकगण रामेश्वर जी और भगवान दास सबनानी जी सहित हम सब ने मिलकर के बच्चों को स्कूटी देने का ये बड़ा अच्छा कार्यक्रम है। प्रतीकात्मक रूप से हमने यहाँ दिया, लेकिन प्रदेश भर में लगभग 21,000 के आसपास बच्चों को स्कूटी दी जाएगी
ये एक बड़ा निर्णय है और हम उम्मीद कर रहे हैं कि सभी मेधावी विद्यार्थी अपने जीवन में पढ़ कर के प्रदेश की, देश की और अपने परिवार की सेवा करें, वो एक अच्छे नागरिक बन कर के अपनी शिक्षा को सार्थक करें। सरकार सभी प्रकार के चीज़ों को, स्कूल जाने के लिए साइकिल, किताब, कापी, कोचिंग क्लास, देश में और विदेश में सभी प्रकार की योजनाओं के बलबूते पर उनके जीवन की बेहतरी के लिए काम कर रही है। और चलिए सीधे भोपाल का रुख करते हैं। हमारे सहयोगी रंजन इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। जी रंजन, आज बड़ा ही खास दिन था और हम तस्वीरें भी देख पा रहे हैं, बड़ी सुंदर तस्वीरें जिसमें ये वो छात्र हैं जिन्होंने कड़ी मेहनत के बाद, कड़े संघर्ष के बाद ये सफलता हासिल की है। कहीं ना कहीं इनका प्रोत्साहन तो बनता है। ने साफ तौर पर कहा है कि प्रदेश सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं वो निरंतर जो है वो जारी रहेगी। और इसी कड़ी में आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जो है भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे से जो है हज़ारों छात्रों को जो है स्कूटी की चाबी जो है वो प्रदान की है। सीधे तौर पर कह सकते हैं मुख्यमंत्री मोहन यादव ये कह रहे हैं कि आप बेहतर प्रयास कीजिए शिक्षा के क्षेत्र में और सरकार जो है आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलेगी। यानी आप अपने प्रदेश का नाम जो है पूरे देश भर में करें। आप पढ़ाई के लिए जितनी भी सामग्री होती है वो सरकार के द्वारा जो है वो उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो लैपटॉप की राशि भी जो है वो जल्द मोहन सरकार जो है इन छात्रों को देने जा रही है जिन्होंने भी अपने स्कूल में, अपने क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन किया है, उनको जो है ये राशि प्रदान की जा रही है। कहीं ना कहीं एक मोटिवेशन जो है इससे छात्रों को मिलता है कि आने वाले भविष्य में जो है वो बेहतर प्रयास कर सके। इसके लिए लगातार जो है सरकार की तरफ से भी जो है कई सारी परियोजनाएं जो हैं वो भी चलाई जा रही है। और सीधे तौर पर कह सकते हैं आने वाले समय में जो भी छात्र बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनको जो इससे प्रोत्साहन भी मिलेगा ताकि वो और भी अच्छा अंक जो है वो प्राप्त कर सके, ताकि मुख्यमंत्री मोहन यादव के द्वारा उनको भी सम्मानित किया जा सके। तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज साफ कर दिया है, आज उन्होंने मंच से ये बात कही कि जितने भी विद्यार्थी हैं उनके लिए जो है मध्य प्रदेश सरकार काम करने जा रही है और बेहतर से बेहतर प्रयास जो है उनके शिक्षा के क्षेत्र में किया जाएगा। नई नई टेक्नोलॉजी जो है वो पढ़ाई जाएगी। सीएम राज स्कूल से लेकर के जितने भी शासकीय विद्यालय है वहाँ पर जो है विशेष व्यवस्था जो है वो की जाएगी। AI टेक्नोलॉजी से लेकर के आने वाले समय में जितनी भी संभावना है जिसमें छात्र आगे बढ़ना चाहते हैं उसके लिए जो है अब सरकार नए प्रयास जो है वो करेगी। स्कूलों में जो है ट्रेनिंग भी चलाई जाएगी जिसके चलते जो है छात्र अब नई नई चीजें जो है वो सीख पाएंगे और नई टेक्नोलॉजी ये अच्छी बात आपने कही। मुख्यमंत्री कई इनोवेटिव आइडिया के साथ आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रंजन तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में निकाय की जंग जारी है। आज कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी किया, लेकिन यहां तक तो सब ठीक था। 34 बिंदुओं पर कांग्रेस का ये घोषणा पत्र है। अब ये सवाल खड़े हो रहे हैं बीजेपी द्वारा कि कांग्रेस का ये जो घोषणा पत्र ये अटल संकल्प पत्र की कॉपी है। अटल संकल्प पत्र को बीते 2 दिन पहले जारी किया गया था मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण देव सिंह की उपस्थिति में। अब ये कांग्रेस का घोषणा पत्र है, इसमें 34 प्रमुख बिंदु हैं। पहले आप कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष को सुनिए वो क्या कह रहे हैं अपने घोषणा पत्र पर, और प्रदेश के मुखिया विष्णुदेव साय ने क्या सवाल खड़े किए, क्रमवार सुनवाते हैं आपको। अनियमित कर्मचारियों को नियमित करने की दिशा में प्रयास किया जाएगा। संपत्ति कर, समेकित कर एवं जल उपभोक्ता शुल्क का घर बैठे भुगतान की सुविधा दी जाएगी। आगामी 6 माह में जहां जहां ऑनलाइन भवन अनुज्ञा की सुविधा नहीं है वहां सुविधा दी जाएगी। मकान आवंटन प्रक्रिया को और सरलीकृत एवं पारदर्शी करते हुए सभी आवासहीनों को पात्रता अनुसार मकान दिया जाएगा। प्रत्येक वार्ड में कार्यरत सफाई कर्मी की जानकारी सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित की जाएगी। प्रत्येक निकाय में विद्यार्थियों के लिए प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए सर्व सुविधायुक्त निःशुल्क लाइब्रेरी खोला जाएगा। नगरीय निकाय के द्वारा आम जनों को दशगात, बेटी विवाह जैसे अन्य कार्यक्रमों में पानी टैंकर निःशुल्क प्रदाय किया जाएगा। यूजर चार्ज का युक्तकरण किया जाएगा। शहर को धूल मुक्त बनाने आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। देखिए, अभी तक हमको जो जानकारी मिली है, हम उनका सुने तो नहीं है, लेकिन जो जानकारी हमको मिल पाई है उसके अनुसार हम लोगों का जो अटल विश्वास पत्र है उसी का
कॉपी पेस्ट है। और पिछले नगरीय निकाय के चुनाव में भी जो वादा कांग्रेस की जनता के साथ था, उसको भी एक भी वादा पूरा नहीं किए हैं। और विधानसभा के चुनाव में भी 2023 के चुनाव में भी जो उनका वादा था वो भी पूरा नहीं हुआ है। इस तरह से छत्तीसगढ़ की जनता का विश्वास कांग्रेस पार्टी बिल्कुल हो चुकी है, अब उनको सफलता नहीं मिलने वाली। और चलिए इस खबर को आप समझते हैं। हमारी सहयोगी करिश्मा सोनी रायपुर से लाइव जुड़ रही हैं। करिश्मा, अब इस दावे में कितना दम है? क्या वाकई अटल संकल्प पत्र की कॉपी कर ली गई है कांग्रेस के घोषणा पत्र में? ऐसा है क्या? क्योंकि बीजेपी के भी हमने क्रमवार जो उनकी घोषणाएं थी वो देखी, और कांग्रेस के ये 34 बिंदु, और सुबह से आप प्रतिक्रियाएं भी ले रही हैं तमाम कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की, क्या समझ में आया? विवेक, अगर कांग्रेस के इस घोषणा पत्र को गौर से देखा जाए तो कई ऐसे वादे कांग्रेस के जो है वो नजर आ रहे हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी के अटल विश्वास पत्र से काफी ज्यादा मेल खा रहे हैं। क्योंकि जो वादे यहाँ पर मुख्य तौर पर देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी ने जो है यहाँ पर महिलाओं के लिए किए हैं। महिला सुरक्षा की बात की जाए, या फिर महिलाओं के लिए रोजगार की बात की जाए, या फिर महिलाओं के लिए विभिन्न क्षेत्रों में प्राथमिकता की बात की जाए, तो इन तमाम जो है घोषणाओं में कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी जो है भारतीय जनता पार्टी का जो घोषणा पत्र है उससे काफी ज्यादा जो है कॉपी जो है वो नजर आ रहा है। क्योंकि जिस तरीके से अगर हम देख रहे हैं, अगर हम समझ पा रहे हैं विवेक, तो पहली जो घोषणा है उसमें सबसे पहले जो कि भारतीय जनता पार्टी ने की थी कि जितने भी शहरी क्षेत्र है वहां पर पिंक टॉयलेट का निर्माण किया जाएगा, जो कि केवल महिलाओं के लिए यूज होते हैं। वहीं अगर कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र देखा जाए विवेक, तो उसमें भी जो है जितने भी शासकीय क्षेत्र है या फिर सामुदायिक विभिन्न जगहों के जो क्षेत्र है वहां पर विशेषकर जो है महिलाओं के लिए शौचालय बनाए जाएंगे। तो ये घोषणा काफी मेल खा रही है। उसके साथ अगर बात की जाए कि छात्राओं को स्कूल और कॉलेजेस में जो फ्री सैनिटरी नैपकिन बांटने की बात यहां पर कांग्रेस कर रही है, वैसी ही घोषणा जो है सेम टू सेम कुछ दिन पहले जो है भारतीय जनता पार्टी ने अपने अटल विश्वास पत्र में की थी। और उसके साथ अगर वेंडिंग जोन बनाने की बात की जाए, या फिर उसके साथ महिलाओं को स्व सहायता समूह से जो है रोजगार की ओर जोड़ने की बात की जाए, या फिर फ्री वाईफाई विभिन्न जगहों पर लगाने की बात की जाए, तो ये जो घोषणाएं हैं काफी ज्यादा मेल खा रही हैं, जिसको लेकर के अब सियासत भी शुरू हो गई। क्योंकि एक तरफ दीपक बैच का कहना है, जो कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, कि जो कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र है और जो भाजपा का घोषणा पत्र है उसमें जमीन आसमान का फर्क है। लेकिन जो घोषणाएं हम देख रहे हैं, जिन घोषणाओं को हम पढ़ रहे हैं विवेक, तो काफी ज्यादा जो है सिमिलर नजर आ रही है, काफी ज्यादा सेम टू सेम नजर आ रही है। और इसी को लेकर के जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री है विष्णुदेव साय, उन्होंने कहा कि जितना उन्होंने सुना है उसके हिसाब से भारतीय जनता पार्टी का जो अटल विश्वास पत्र है, जो घोषणा पत्र है, उसका कॉपी पेस्ट यहाँ पर जो है कांग्रेस पार्टी ने कर लिया है। चलिए, अब ये कॉपी पेस्ट किसको फायदा पहुंचाता है ये हम देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद इस खबर पर दर्शकों तक जानकारी पहुंचाने के लिए। और चलिए, निकाय की जंग जारी है तो फिर प्रचार प्रसार में कमी कैसे हो सकती है? भारतीय जनता पार्टी ने एक बहुत सुंदर थीम सॉन्ग लॉन्च किया है। सुंदर इसलिए कि उसमें छत्तीसगढ़िया कल्चर को भी दिखाया गया है और सीएम साय के कार्यों को भी दिखाने की बाकायदा कोशिश की गई है। अब इस थीम सॉन्ग को आपको सुनवा देते हैं। किस तरीके से अपनी बातों को पहुंचाएं। कभी हम भाषणों के माध्यम से, कभी हम डिजिटल के माध्यम से, कभी संगीत के माध्यम से, कला के माध्यम से। ये बीजेपी का प्रचार का एक तरीका है। आज हमारी जो सांस्कृतिक टीम है, जो हमारे मीडिया के सभी साथी यहाँ पर बैठे हैं, सबने मिलकर एक नए थीम सॉन्ग, जिसके बारे में हमारे साथीगण बताएंगे कि क्या विषय है, इस नगरीय निकाय चुनाव के प्रचार अभियान को थीम सॉन्ग के माध्यम से हमारे साथीगण इस चीज को आप सबके सामने प्रस्तुत करेंगे। लेकिन इस गीत के बारे में थोड़ा सा केवल मैं इतना ही कहूंगा कि कोई गीत नहीं, संगीत नहीं, कि मनोरंजन के लिए। इस गीत के माध्यम से हम अपने मिशन को बता रहे हैं, हम अपने विजन को आप सबके सामने रखेंगे कि हमारा विजन आखिर क्या है। चलिए, रायपुर का रुख करते अविनाश हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। अविनाश, ये थीम सॉन्ग है और क्या कुछ इसमें शामिल है? क्योंकि तस्वीरों में जैसा कि हम देख पाए सीएम साय के कार्य हैं और थोड़ा छत्तीसगढ़िया कल्चर को भी इसमें दिखाने की कोशिश की गई है। जी अविनाश।
बिल्कुल, देखिए प्रचार प्रसार का दिन चल रहा है। नगरीय निकाय चुनाव में प्रत्याशी घरों घर पहुंच रहे हैं, मतदाता से बातचीत कर रहे हैं, लेकिन इसके अलावा प्रचार प्रसार के लिए बीजेपी के द्वारा थीम सॉन्ग जारी किया गया है। 5 अलग अलग गीत बनाए गए हैं। उन गीतों के माध्यम से सरकार के काम काजों को जनता तक पहुंचाने का जो प्रयास है वो बीजेपी करते हुए नजर आ रही है। कई अलग अलग जॉनर पर ये गाना गाया गया है, कहीं छत्तीसगढ़ी भाषा बोली में, तो कहीं हिंदी भाषा पर, और कहीं रैप सॉन्ग के माध्यम से अलग अलग वर्गों के लिए अलग अलग तरीके से थीम सॉन्ग बनाया गया है। 5 गाने भारतीय जनता पार्टी ने लॉन्च किए हैं और इस गाने के माध्यम से, इन गीतों के माध्यम से सरकार के 13 महीने के कार्यकालों को और पिछली सरकार में जो सरकार ने जो काम किए हैं, कितने काम नहीं किए हैं, उन सभी चीज़ों को इस गीत में शामिल किया गया है। और इसके माध्यम से बीजेपी अब जनता के बीच जा रही है, जनता तक अपने विज़न को पहुंचा रही है कि बीजेपी का क्या विज़न है, आगामी नगरीय निकाय चुनाव के बाद जो जीत होगी तो उसमें किस तरह से बीजेपी कार्य करेगी। इन तमाम चीज़ों को, इन तमाम मुद्दों को जो है बीजेपी इस अपने गीतों में जो है शामिल किया है। इसके साथ ये देखा जा रहा है कि प्रचार प्रसार में, क्योंकि गाने के माध्यम से आम जनता तक अपने विज़न को, अपने विचारों को पहुंचाने का काम बीजेपी करते हुए नजर आ रही है। और इसी कड़ी में 5 अलग अलग गीत जो हैं वो बीजेपी ने लॉन्च किए हैं, जिसमें छत्तीसगढ़ी बोली में भी गीत है, रैप सॉन्ग है, ताकि युवाओं को उस तरीके से समझाया जा सके कि भारतीय जनता पार्टी का क्या विज़न है, कैसे वो विकास करना चाहती है, उनके घोषणा पत्र में क्या है, 13 महीने में प्रदेश में डबल इंजन की सरकार में क्या कुछ काम हुए हैं। इन तमाम विषयों को इस थीम सॉन्ग में संलिप्त किया गया है। जी सकता है, क्योंकि अपनी बातों को बताने का यही जरिया होता है। अविनाश, अब ये गीत किस तरह से वोटों में तब्दील होता है, क्योंकि आखिरी मंशा तो यही है कि सत्तारूढ़ दल के कार्यों को दिखाना है और इसे किसी न किसी तरह से जनता के मन में भी घर कर जाए। क्योंकि वो थीम सॉन्ग हमने देखे थे जिस प्रकार से बदल के रही वो अब ना सही वो, अब ये कितना सफल होता है ये हम देखेंगे। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, धन्यवाद। और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सौरभ शर्मा से जुड़ी हुई खबर को लेकर। सौरभ शर्मा से पूछताछ के लिए ईडी की टीम इस वक्त जेल पहुंची हुई है। इससे पहले लोकायुक्त की टीम ने भी जेल में पूछताछ की थी। ईडी ने इससे पहले, आपको ये बता दें कि न केवल इस बात के लिए जानकारी मांगी थी और अभी पूछताछ सौरभ शर्मा से होगी। ईडी ने कोर्ट से अनुमति भी मांगी थी, अनुमति मिल चुकी है और जेल में पूछताछ के लिए ईडी की टीम पहुंची हुई है। तो ये बड़ी जानकारी है। ईडी की टीम इस वक्त पहुंच चुकी है जेल और इसके साथ ही साथ लोकायुक्त ने एक बड़ी सूची भी बनाई थी जिसमें सौरभ के करीबियों के नाम थे, सौरभ के रिश्तेदारों के नाम थे और सौरभ की जो कंपनीज हैं अलग अलग, उसके भी कर्मचारियों से पूछताछ होगी। अभी हम आपको ताज़ा अपडेट बताते हैं और सीधा रुख कर रहे हैं भोपाल का। रंजन हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। रंजन, इस वक्त जेल पहुंची हुई है ईडी की टीम, क्या बड़ा मसौदा, क्योंकि लोकायुक्त पूछताछ कर चुकी है, अब ईडी की बारी है और आईटी भी नजर बनाए हुए है। जयपुर को विवेक देखिए तो लगातार जो है 3 जो विभाग है, आईटी, ईडी, लोकायुक्त, उन्होंने छापेमार कार्रवाई जो है वो की थी और उसके बाद से लगातार सौरभ शर्मा से जो है पूछताछ की जा रही है। और इसी के तहत इससे पहले हमने देखा था कि पिछले 6 दिनों से लगातार जो है लोकायुक्त की टीम जो है पूछताछ कर रही थी, लेकिन उसमें जो है कई बड़े खुलासे जो है वो नहीं हुए जिसकी उम्मीद जो है लोकायुक्त की टीम को थी। लेकिन अब जिस तरीके से कल कोर्ट ने जो है सौरभ शर्मा को न्यायिक हिरासत पर भेज दिया है, तो ईडी ने एक आवेदन दिया था कि जेल के दौरान ही जो है सौरभ शर्मा से अगर कभी ज़रूरत पड़ती है तो ईडी की टीम जो है वो पूछताछ कर सकती है। तो अभी ताज़ा अपडेट यही है कि ईडी की टीम जो है वो केंद्रीय जेल पहुंच चुकी है और लगभग 5 सदस्य की टीम जो है वहां पर पहुंची है और सौरभ शर्मा से जो है अवैध संपत्ति से जुड़ी हुई चीज़ें जो है वो पूछी जा रही है। क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा था 52 किलो सोना और 10 करोड़ से अधिक का कैश जो है वो बरामद हुआ था, अभी तक जो है ये राज खुला नहीं है कि ये पैसा और ये सोना किसका है, क्योंकि सौरभ शर्मा और उसके साथी जो है लगातार एक दूसरे पर आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन कोई भी इस बात को कबूलने के लिए तैयार नहीं है कि ये सोना और ये कैश जो है उसका है। इसी की जानकारी जो है अब ईडी की टीम जुटाने में लग चुकी है और लगातार जो है उनसे तो पूछताछ की ही जा रही है। लेकिन सौरभ शर्मा के अलावा जो उनके करीबी है, जो उनके रिश्तेदार है, जो उनके कंपनी में काम करने वाले कर्मचारी हैं, उनसे भी जो है लोकायुक्त की टीम अब पूछताछ करने जा रही है। एक जो है सदस्य बना लिया गया है जो कि अब उनके परिवारों से पूछताछ करेगी कि सौरभ शर्मा के
बिजनेस जो है वो कहाँ थे, कितने बिजनेस में सौरभ शर्मा ने इन्वेस्ट किया था, इन तमाम सारी चीज़ों को लेकर जो अभी तक गुत्थी जो है वो सुलझी नहीं है। लेकिन अब लगातार प्रयास यही किए जा रहे हैं, क्योंकि ईडी की भी एंट्री हो चुकी है और आने वाले कुछ ही दिनों बाद DRI की भी जो है इसमें एंट्री होने वाली है, क्योंकि 100 करोड़ से अधिक का जो ये पूरा मामला है उसमें जो है भी कई सारे तार जो है वो उलझे हुए हैं, जिसको जानने के लिए लगातार अलग अलग विभाग की टीम जो है वो पूछताछ कर रही है। लेकिन अभी जो फिलहाल ईडी की टीम जो है केंद्रीय जेल पहुंची है और लगातार जो है पूछताछ जारी है। चलिए, पूछताछ जारी है। पूछताछ में क्या निकलकर सामने आता है ये हम देखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम खबरों पर दर्शकों तक जानकारी पहुंचाने के लिए आपका, रंजन। और अब बात करते हैं बाबा बागेश्वर के बयानों की। बाबा बागेश्वर ने एक बयान दिया था। वो बयान कुछ ऐसा था कि महाकुंभ में भगदड़ के दौरान जिन श्रद्धालुओं की मौत हो गई थी वो उनकी मौत नहीं हुई, वो मोक्ष को प्राप्त हुए। बाबा का ये जो बयान था ये खूब वायरल हुआ, जैसा कि उनका बयान वायरल होता है। लेकिन अब बाबा कह रहे हैं कि हमने जो कहा था, हमारा जो वक्तव्य था वो वैसा नहीं था। बाबा के बयान को सुन लेते हैं। बहुत दुख है, उस वक्त भी हमने पूरी उस वीडियो में बोला, हृदय में बहुत पीड़ा है, हमको बहुत ज्यादा दुख है और बहुत ज्यादा आत्मीय कष्ट है। हमारा मंतव्य बिल्कुल भी ये नहीं था जो लोगों ने उसको समझा है। हमारे बयान को पुनः सुना जाए। जिस बयान पर ये बवाल मचाया जा रहा है उस बात को आप लोग, हमारे बयान को इंटरव्यू में वहाँ पर जो संत सम्मेलन हुआ था उसमें सुन लें। बहुत व्यापक रूप से हमने उसको बोला, बस छोटी सी बात को काटकर वायरल किया जा रहा है जो हमें लगता उचित नहीं। देखिए, इतना साल तक सनातनियों का आस्था का कुंभ लगा, निश्चित रूप से ये घटना जो हुई है बहुत हृदय विदारक है। रही बात टिप्पणियों की, राजनेता अपना अपना काम कर रहे हैं। सनातन राजनीतिक अड्डा नहीं है, हिंदुत्व राजनीतिक अड्डा नहीं है, महाकुंभ राजनीतिक बयानबाजी का अड्डा नहीं है, होने वाली घटना 100 और 100 पर टिप्पणी करने का अड्डा नहीं है भैया। ये तो आस्था का अड्डा है, ये तो भरोसे का अड्डा है, संगम का अड्डा है, विश्वास का अड्डा है। तो ये बात बाबा कह रहे हैं कि ये राजनीतिक अखाड़ा नहीं है। छतरपुर से हमारे सहयोगी संजय इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं। संजय, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री क्या अपने ही बयान में उलझते हुए नजर आ रहे हैं? क्योंकि बाबा ने ये बात बोली है और ये सभी ने सुना है कि मोक्ष वाली बात बोली थी, लेकिन वो कह रहे हैं कि मेरे छोटी सी बात को ही काटकर वायरल कर दिया। जी बिल्कुल, हम आपको बता दें जो प्रयागराज में कुंभ के दौरान उन्होंने यह बयान दिया था मोक्ष पाने को लेकर, क्योंकि जो वहां पर भगदड़ में मौतें हो गई थी और उसी को लेकर उनका एक बयान वायरल हुआ था कि जिन लोगों की मौत हुई है वह मोक्ष को पा रहे हैं। तो यह बयान सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ था, लोगों ने प्रतिक्रिया भी दी थी। और अब इसी बयान को लेकर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने एक और बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जो यह उनका बयान वायरल हुआ है यह पूरा बयान नहीं वायरल हुआ है, तोड़ मड़ोड़ को उसको पेश किया गया है। और उन्होंने कहा है कि उनका यह वक्तव्य नहीं था जो लोग समझ रहे हैं और यह एक छोटा सा वीडियो काटकर वायरल किया गया है। और जबकि इस घटना को लेकर उन्होंने भी दुख जताया है और साथ ही उन्होंने कहा है कि प्रयागराज में जो कुंभ में भगदड़ हुई है, लोग लगातार प्रतिक्रिया दे रहे हैं, तो जो हमारा सनातन धर्म है उसका अड्डा होना चाहिए, कुंभ और संगम का अड्डा होना चाहिए, ना कि टिप्पणी करने वालों का अड्डा होना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संजय तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और फिलहाल के लिए 5 का पंच में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए BS TV। नमस्कार।